अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर अंबेडकर नहीं होते मेरे गले पे मटकी होती। जय भीम जय भारत, मैं हिटमैक 94 अंबेडकर राइट रैपर। इतना काफी इंट्रोडक्शन, इतना काफी है। संविधान की नजरों में एक प्रधानमंत्री के जो हक हैं, हाँ। वो आपके और मेरे और एक हर आम नागरिक के भी वो हक हैं। मैं आपका साथ देता हूँ, चलो रिजर्वेशन हटाने में, आप मेरा साथ दो कास्टिज्म हटाने में। जब हम बाबा साहेब की बात करते हैं, बहुत ही सीरियस डिस्कशन होती है, राउंड टेबल डिस्कशन होती है, उनकी किताबों का जिक्र होता है। पर अभी क्या है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है उन्हें। मेरे पापा भी हॉस्पिटलाइज रहते हैं, डायलिसिस होती है वीकली 2 टाइम। हमको भी पैसों की बहुत जरूरत है। गो प्रधान गो, जय भीम नारा लगना चाहिए, जय भीम। देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में। उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने बदलाव किया। राहुल गांधी जी ने न जाने कितनी बार पोस्ट किया है अपने पेज पे उसको। वो भीख नहीं है, वो हक है हमारा। महानायक के नालायक। इंटरेस्टिंग। बाप ने संविधान लिख दिया, वो बात ठीक है, बट क्या आपने कभी बाप के बारे में पढ़ा? अंबेडकरवादी क्या है ये समझ पा रहा है, बहुजन समाज क्या होता है ये समझ पा रहा है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यूज से। आदाब, सलाम, नमस्ते। आप सुन रहे हैं शाहीन आहंग, चेतना का कंपस, जहां पर हम चेतना की गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर हम उन आवाज़ों को सुनने की और आपको सुनाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अमूमन अनसुना कर दिया जाता है। उन दृश्यों को देखने की और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अमूमन अनदेखा कर दिया जाता है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद अजीज़ गेस्ट मेहमान, जिनका नाम है हिट माइक, जो कि एक अम्बेडकराइट रैपर है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अम्बेडकराइट रैपर, जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं अपने रैप के ज़रिए। जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चला, वहाँ पर रोज़ जाकर अपनी भागीदारी दर्ज करवाकर अपने लिखे रैप से लोगों के दिलों में क्रांति की ज्वाला को जगाया। जी, चाहे वो गो प्रधान गो उनका रैप हो, और कहीं ना कहीं ये रैप भी वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो फाइनली जो हिट माइक के गो प्रधान गो रैप जो है, रैप के चलते वो गो वाकई हो गए हैं। और साथ ही उनके जो जय भीम एंथम जो उन्होंने गाना लिखा और गाया, जिसे न जाने जिसके ऊपर कितनी सारी रील्स बनाई गई, कितने सारे लोगों को उस रैप ने प्रेरणा दी, कितने ही सारे लोग उस गाने पे, उस रैप पर नाचे, झूमे, गाए और एकदम खुशी से जय भीम का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। और इस तरह की तमाम बातचीत हम उनसे करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई, किस तरह से वो अम्बेडकराइट हो गए, किस तरह से वो अम्बेडकराइट रैपर बन गए। इन सारी बातों पर तफसील से जानकारी होगी। गो प्रधान गो जो उनका रैप है, और जो इसके अलावे जो जय भीम एंथम, और इसके अलावा तमाम अम्बेडकराइट रैप्स जो उन्होंने की है उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी प्रेरणा क्या रही और किन किन तरह से, किस किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे हैं। आगे और कौन सी रैप्स या और कौन से प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में बात होगी। और ये जो जातिवाद की वजह से उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ रहा है और दूसरे लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी निजी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में होने की वजह से उन्हें किस तरह से देखा गया या उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाया गया, उसके बारे में उनसे बात होगी तफसील से। और ये सारी बातें आई एम श्योर आप उनसे सुनेंगे और सुनकर आप भी उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं हिट माइक को। तो हेलो गाइस, जय भीम जय भारत, मैं हिटमैक 94 अम्बेडकराइट रैपर और दिल्ली जोरीपुर से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली 94। बस ठीक है। हाँ ठीक है सर, इतना काफ़ी है। वैसे आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको आपकी रैप से जानते हैं। बस आपसे ये जानना था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी में जो आपकी भागीदारी रही, जो आपकी हिस्सेदारी रही, उसके बारे में अगर आप कुछ जल्दी से बता देना चाहें तो कैसा रहा आपका अनुभव
और किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? अच्छा लगा कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मोमेंट उठाया और एक मौका मिला कि क्या नाम है हमारे जोनर का हम गाना बना पाए, हमने लिखा, क्रांति लिखा, गो प्रधान गो लिखा। हालांकि प्रधान जो है धर्मेंद्र प्रधान जी वो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बारी फिर से बोल दीजिए वो जो आप जोश से बोलते हैं ना, गो प्रधान गो, वो एक बारी। गो प्रधान गो प्रधान गो, इस्तीफे को दो, कुर्सी से उठो, कबूल गुना करो, न्याय बच्चों को दिलाओ, बोलो गो प्रधान गो प्रधान गो प्रधान को, बोलो गो प्रधान को। वेरी नाइस। तो बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक था, अच्छा लगा मुझे एक पार्ट बन के उस प्रोटेस्ट का, और मैं अपनी तरफ से उन्हें कुछ योगदान दे पाया कि एक गाना बना के मैं बाकियों को सुना पाया, जो कि एक आर्टिस्ट का मूलभूत कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल। और 20 तारीख को भी था मैं वहाँ, सबसे बड़ा और सबसे बुरा दिन था वहाँ का उस टाइम, 20 तारीख का। तो हम सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 18 साल की उम्र में आपने अपनी जिम्मेदारियों को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उसको बहुत ज़्यादा सजगता से निभाया और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बने, मोटिवेशन बने। जब 20 तारीख को मैं वहाँ था ना, जब लाठी चार्ज हुआ, भगदड़ मची, तो मैं वहीं खड़े खड़े एक रैप लिखा था। अरे वाह। उस सिचुएशन को देख के रैप लिखा था वो मैंने, जिसका नाम था इनकलाब। ओह, इनकलाब। हाँ, तो वहाँ मुझे सबसे ज्यादा याद आई भगत सिंह जी की। अच्छा। ये तो हम चलो अपने देशवासियों से लड़ रहे हैं, वो तो फिर भी अंग्रेजों से लड़े थे, वो कैसे ट्रीट करते होंगे। तो मैंने इनकलाब गाने में उनका एक बहुत फेमस वो है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैंने उसी का रिफॉर्म करा, मैंने लिखा इनकलाब की आग मेरे साथियों में है, देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में। अरे वाह, क्या बात है। इनकलाब की आग मेरे साथियों में है, देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में। अच्छा, लाठियों से याद आया, आपको तो लाठियां नहीं पड़ी ना ज्यादा? नहीं। थैंक गॉड आप लाठियों से बच गए। तो वो भी अपना ख्याल रखे बहुत सारे सिचुएशन। तो वो था देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में है, और वो पूरा लिखा मैंने। और उस गाने पर मैंने भगत सिंह जी की कहानी बताई कि भगत सिंह जी ने क्या करा, क्यों करा। उसमें एक और बाबा साहब का भी एग्जांपल दिया मैंने। उसमें लिखा तो उठ बोल, आवाज को उठा ले, लड़े कल के लिए, अपने आज को बचा ले, संघर्ष संगठित बाबा साहिब से सीख ले, जुनून को जगा, इनकलाब को चीख ले, इनकलाब की आग मेरे साथियों में है, देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में है। जहाँ देश की आवाम थी, सच की आवाज थी, क्यों लहू बच्चों का बहता उन माटियों में है। ये था कि जहाँ देश की आवाम थी, जहाँ देश का यूथ था, और सच की आवाज थी कि तुमने जान ली थी उनकी प्रोटेस्ट, वो तुम्हें कबूल करना चाहिए था। जहाँ सच की आवाज, तो क्यों लहू बच्चों का बहता उन माटियों में। 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ, खूनम खून था, तो उन मिट्टियों में वहाँ खून क्यों था? उन्हीं बच्चों का था जो देश की आवाम थी आपके, जो सच की आवाज उठा रही थी। तो वहीं पे मैंने मतलब सच के लिए आवाज उठाने की या आवाज देने की ये कीमत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में, है ना। तो एक चीज़ मुझे बताइए आप कि जैसे कि मैं तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप ये जो आजकल ऑफ कोर्स रैपिंग का ज़माना है, हम देखते हैं हर दूसरी फिल्म में रैप्स होती हैं, और हनी सिंह और बादशाह, रफ्तार जैसे रैपर्स के दरमियान आपने चुना अम्बेडकराइट रैपर होना, विच इज़ वेरी यूनिक and strange also, because you're just 18, right? Yes. तो ये अम्बेडकराइट रैपर होना ही क्यों चुना? मतलब आप तो और भी बहुत सारी रैप्स कर सकते हैं। हाँ, और आपके मोटिवेशन कौन रहे? हाँ, तो देखो, अगर रैप सीन में लाने के लिए मेरा कोई इंस्पिरेशन या किसी ने मोटिवेट करा नहीं मुझको ऐसा खास कि तू रैप कर, या उसे देख के मैंने रैप चालू करा। मुझे स्टार्टिंग से लिखने का बहुत शौक था, और जो था अम्बेडकराइट रैपर क्यों बना। अम्बेडकराइट रैपर, पहले मैं रैपर था, अम्बेडकराइट नहीं था। मैं पहले रैपर था, मुझे सैड सॉन्ग गाने बनाने थे, मुझे सैड जॉनर में आना था। ठीक है, मैंने सैड सॉन्ग बनाया। अभी एक तेरा होना करके मेरा पहला गाना, दूसरा गाना मेरा जय भीम एंथम था। तो इन दोनों गानों के बीच में 1 साल का डिफरेंस था। मुझे 1 साल लगे अम्बेडकराइट बनने में, बाबा साहब को पढ़ने में, बाबा साहब को जानने में। ठीक है, 1 साल में मैंने पढ़ा, फिर जय भीम एंथम आया। अब जय भीम एंथम
वायरल हो गया, जय भीम एंथम वायरल हो गया। हाँ, मतलब राहुल गांधी जी ने न जाने कितनी बार पोस्ट किया है अपने पेज पे हाँ, उसको। हाँ। और न सिर्फ राहुल गांधी जी ने, बल्कि मैंने मतलब इतनी ज़्यादा रील्स बनाई गई हैं, हाँ, लोग बिल्कुल। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं बिल्कुल। उस गाने पे। मतलब ये बहुत ही एक नयापन। अमूमन जब हम बाबा साहेब की बात करते हैं बहुत ही सीरियस डिस्कशन होती है, बिल्कुल। राउंड टेबल डिस्कशन होती है, उनकी किताबों का जिक्र होता है। पर अभी क्या है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है उन्हें गा गा के, तो नाच के, पता है- थैंक्स टू जय भीम एंथम। तो एक ना स्पेस था, वो हमें फिल करना था, और आई थिंक कि हमने बहुत ज़्यादा वो फिल कर दिया, क्योंकि जय भीम एंथम एक ऐसा गाना है जिससे सुन के आप नाच भी रहे हो, समझ भी पा रहे हो, उससे सीख भी मिल रही है आपको उस गाने से। तो इस वजह से उसके मेन बहुत सारे पॉइंट्स थे कि वो वायरल भी हुआ, उसमें वाइब भी थी, है ना, बोलो जय भीम। और बहुत सारी उनकी कहानी थी बाबा साहब की, और बाबा साहब से इंस्पिरेशन ली थी उस पूरे गाने में, तो अच्छा था। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि सिर्फ यूथ को पसंद नहीं है वो गाना, वो हर एक एजेड बंदे को पसंद है। ये जो शुरू की जो लाइंस है जिस पे सब नाच के हाँ। और गा के झूमते, प्लीज एक बारी यहाँ पर गा दीजिए आप। बोलो जय भीम बोलो सारे यहाँ पे जय भीम होना चाहिए क्या, जय भीम नारा लगना चाहिए, जय भीम मेरे साथी सारे, जय भीम मेरे भाई बंधु, जय भीम होना चाहिए क्या, जय भीम नारा लगना चाहिए, जय भीम। क्या बात है, बहुत सही, बहुत अच्छे। ये गाना जब मैंने पहली बार लिखा था ना, तो ये ऐसा था, जय भीम नारा हर सम्मान का, जय भीम खिलाफ अन्याय के, जय भीम नारा नहीं दहाड़े ये, जय भीम। तो फिर हमने साथ मिलके इसे ये हुक बनाया कि जय भीम बोलो सर। हाँ, तो अब चूंकि हमने बात की कि हम अम्बेडकराइट रैपर आप हैं और उसकी हम बात करें, तो मेरे को ये बस जानना था कि हाँ, आखिर इस समाज को, हमारे भारत के समाज को, भारतीय समाज को अम्बेडकराइट रैपर की क्या ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल। तो जब जय भीम एंथम डाला, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आए, बहुत सारे पब्लिक के कमेंट्स आए, बहुत सारों ने पर्सनल डीएम करा कि भाई अच्छा कर रहे हो, और गाने हमें चाहिए आपसे समाज के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दी समाज ने कि अब गाने तो ही बनाएगा अम्बेडकराइट के। और मुझे ये चीज़ समझी जब मैंने अपने अम्बेडकर साहब पर गाने सुने ना, कास्टी एस्ट की, हम तो जय भीम बोल के गोली मार देते हैं, तो मुझे लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को जानने की, अम्बेडकर हिप हॉप लाने की, अम्बेडकराइट हिप हॉप लाने की। ये कितनी सुंदर बात है, अम्बेडकराइट हिप हॉप। हाँ, वेरी नाइस। तो मेरा वही जॉनर है, मैं सब अपने अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई अपना इलाका रिप्रेजेंट करता है कि मैं दिल्ली से हूँ, कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अम्बेडकर, मैं बहुजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाबा साहब को नहीं लेके चल रहा, मैं पूरे बहुजन समाज को लेकर चल रहा हूँ, उनके इतिहास को लेकर चल रहा हूँ। अगर मेरे गाने बनाने से एक समाज को उनका इतिहास पता चल रहा है, तो ये हिप हॉप है, तो फिर मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं अम्बेडकराइट हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से जोश और खरोश के साथ लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, दिलो जान से इसको कबूला। हर तबके के इंसान ने, हर व्यक्ति ने, हर उम्र के इंसान ने। लोग थे मेरे पीछे जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बहुत थे, अभिनव भैया नागलोई से, म्यूजिकल सोनू सिंह हैं, आरडी गुदराना, जुनेज भैया, जिनके साथ हमने गाने बनाए। तो क्या था, एक अम्बेडकरवादी मेरा गाना था, अम्बेडकरवादी गाना था। अम्बेडकरवादी मैंने लिखा ही इसलिए था कि अम्बेडकरवादी होते कौन है, और ये गाना उनके लिए लिखा था जो कास्टियस्ट पीपल थे, जो बोलते थे कि हम तो गोली मार देंगे, हम जय भीम बोल देते हैं। हाँ, मतलब ये मुझे याद आया कि ये तो एक तरफ तो हमारे पास ये गाना है कि जय भीम एंथम, जो जिसे लोग सुन के झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जय भीम के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे दरमियान जो जय भीम का नारा लगा के गोली मार देते हैं, की बातें करते हैं। तो इस बात को कैसे देखते हैं आप? मैं इस बात को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और मैं उन्हें समझाता हूँ, मैं स्टोरी लगा देता हूँ सबकी कि यार तुम तो गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं बोल देता हूँ, मुझे ऐसा कुछ डर नहीं है, कि मुझे पता है अगर मैं इनके अगेंस्ट गाना लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा, महानायक के नालायक करके, और वो एनिलेशन ऑफ कास्ट के बेसिस पर पूरा गाना रहेगा। तो एक अम्बेडकरवादी गाने में मैंने बताया था इस बारे में कि अम्बेडकरवादी होते कौन है। अगर किसी को आज भी ये है कि अपनी जाति पर गर्व है,
जाति पर गर्व नहीं रखो, अम्बेडकरवादी होने पे गर्व रख सकते हो। वेरी नाइस। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि किसी को अपनी जाति पे गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अम्बेडकर की विचारधाराओं को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात पे गर्व होना बिल्कुल। चाहिए। अम्बेडकरवादी गाने में मैंने बताया कि फूले साहब के विचार, पेरियार के सवाल, साथ चले काशीराम, फ्रॉम भोजन समाज, दिया भरम उतार, बना कलम हथियार, संघर्ष जीवन में घुसा आपे के भार, आज जीती खुल के इस देश की हर औरत, ये भोजन क्रांति थी आज साली, गौरव करा बहुत कुछ और करना भी, और मिली इज्जत मिली शोहरत बाबा साहिब की बदौलत। तो इसमें ये था कि आज जो औरतों को वो मिली है ना, राइट्स मिले उनके सारे, तो वो भोजन समाज के वजह से मिले, जैसे हमारे फूले साहब की वजह से मिले, सावित्री बाई जी की, फातिमा शेख जी की, है ना, जिन्होंने ये चालू करी चीजें। तो अभी इसी चीज को देखते हुए मैं एक भोजन लेगेसी करके सीरीज लाऊंगा रैप की, जिसमें सबके गाने होंगे, इंक्लूडिंग मायावती जी, इंक्लूडिंग फूले साहब, फातिमा शेख, सावित्री बाई जी। क्या बात है, मैं इंतजार करूंगी आपके इस सीरीज का। हाँ। एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी है, आप रैप्स की और तमाम आपकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक मैंने आपका गाना सुना, मुझे बहुत पसंद आया, ट्रिब्यूट टू बाबा साहेब। आप उसके बारे में, टीम के बारे में बात करना चाहिए, वो गाना कैसे बना, उसकी मेकिंग, क्योंकि आई रियली लाइक दैट सॉन्ग, उसके वर्सेस एक जोश भर देने वाला है। उसमें मेरा वर्स था ना, वो अब तक का शायद बेस्टेस्ट वर्स मेरा खुद का आज तक उस गाने के अंदर रहा, जो मैं समझता हूँ कि मैंने खुद मतलब अच्छा आपने अब तक जितने भी गाने लिखे हैं, हाँ। आपको लगता है कि ट्रिब्यूट टू बाबा साहब में जो आपका वर्ड्स है वो सबसे खूबसूरत लिखा है आपने। हाँ, जो मैंने सुना दीजिए। पहले बात बात पे जात पात थी, हर तरफ था विवाद, देश हुआ आजाद था पर सोच नहीं थी आजाद, पहले दबाया गया देख कितना है दम आज, एकता बनाई और करा एक समाज, उठाई कलम इतिहास लिख दिया, संविधान में सारा जवाब लिख दिया, अपने कल को ना संभाल कर बाबा साहिब ने हमारा आज लिख दिया, बाट जात में दिया था, बाट दिया था हालात में, कोई अमीर कोई गरीब बांट दिया था वो खात में, बना खुद ही खुदा वो रूप में इंसान के, संगठित जीवन और हाथ में किताब, एक कहानी बदल दी थी, गुलामी खत्म की थी, आजादी छीनी थी, इसलिए उनको जलन भी थी, सम्मान था अधिकार उनकी देन ही थी, महिलाओं को हक मिला, पढ़ने लगी बहन बेटी। वाह, बहुत सही, बहुत सही। मुझे लगा कि जो चीजें कहने वाली थी वो इस वर्ष में पूरी हो गई। सब आंसर इसमें मैंने दे दिया कि आप बाबा साहब को क्यों मानोगे। मेरे पास मैसेज आया जुनेज भैया का, जब उन्होंने मेरी रील्स देखी होगी जय भीम एंथम या, तो जुनेज भैया ने एक हुक लिख रखा था ऑलरेडी जय भीम बाबा साहब जी के ऊपर, और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जुनेज भाई ने भी मेरे को बुलाया। मैं फर्स्ट टाइम रात को स्टूडियो आया था, ठीक है, और मेरे घर पे लड़ाई हुई थी उस दिन, बहुत लड़ाई हुई थी मेरी। मतलब मैं अकेला था जो कह रहा था कि मैं जाऊंगा, मैं जिद पे अड़ा था, पहली बार ये हुआ था, बेशक ये गलत था पर ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, मैं छोड़ नहीं सकता था इसको। तो घर आए हम यहाँ पर, मैं अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ आया, जुनेज भैया ने मेरे को हुक सुनाया, जय भीम जय संविधान, सबको हक से जीने का अधिकार, तो बहुत प्यारा हुक लगा। हम दोनों ने मिलकर गाना लिखा। यहाँ जोवेन भैया आए, जोवेन भैया ने फ्री स्टाइल रैप करा अम्बेडकर जी के ऊपर, और मिलकर ये गाना बना। फिर हमने वीडियो शूट करी, वीडियो डाली, हालांकि गाना पहुंचा नहीं जहाँ तक पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि वो गाना मुझे इतना पसंद है, मैं इतनी बार सुनती हूँ उसको, उसके अंदर एक ना पता है कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि तुम जय भीम का गाना बना रहे हो लाइक व्यूज के लिए। हाँ, सिर्फ लाइक व्यूज के लिए। ऐसा क्यों कहा? फॉलोवर्स के लिए या लाइक व्यूज के लिए तुम जय भीम का गाना बना रहे हो, तुम्हारे व्यूज आ जाते हैं। ट्रिब्यूट टू बाबा साहब पर 1.4 के व्यूज है। लेकिन हमने, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उस गाने को देख के लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत की गई है उस पे। वो गाना 10 कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है। वो गाने में आप गलती बता दो, हमने मेहनत ही करी है देखकर, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ा उससे कि, पर मुझे ये पता था कि ये जरूरी था गाना आना। अम्बेडकरवादी पे 4.1 के व्यूज हैं। अम्बेडकरवादी भी बहुत अच्छा डिजर्विंग गाना है, वो भी वायरल नहीं हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, पर वो गाना आना जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि अपनी बात रखें, और क्योंकि आपने कहा कि अम्बेडकराइट रैपर है, हाँ। तो अम्बेडकराइट विचारधारा को लोगों तक पहुँचाएं। अब उसमें व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये एक अलग मामला है, तो लेकिन आपने तो अपना कर दिया। हाँ, कि मैं रुका नहीं, मैं अभी भी नहीं रुका। हाँ, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात करना इस पे कि आखिरकार ये अम्बेडकराइट रैपिंग है क्या, ये अम्बेडकराइट रैप का मतलब क्या होता है, किस तरह की बातें होती है अम्बेडकराइट रैप में? अब बहुत सारे समाज के लोग हैं हमारे, और उन्हें इतिहास पता नहीं, या उन्होंने कभी पढ़ना नहीं चाहा,
तो मैं गानों में वो चीज़ ले आता हूँ कि अगर वो मेरा गाना भी सुन रहे हैं ना तो उन्हें कुछ ना कुछ समझ आ जाए, क्योंकि समाज को इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतिहास ही नहीं, उन्हें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे गानों में भी यही रहता है कि वो पढ़ाई सबसे पहले रखें, मस्ट रखें, और एजुकेटेड हो, संघर्ष करें, संगठित रहें, ऑर्गेनाइज करें बहुत सारे, जो भी अगर वो अपने आप से किसी और को समझा सकते हैं। तो इस वजह से अम्बेडकराइट हिप हॉप ये है जो अम्बेडकर धारा या अम्बेडकरवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, यानी कि जिसमें मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति के लिए जगह है, हर कम से कम हर वो व्यक्ति जो कि हाशिए पे है। अम्बेडकरवादी होना सिर्फ यही नहीं कि दलित पीपल्स, नहीं, हाँ वही सब एग्जैक्टली वही। हाँ। क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छा आपने एक बात उठाई जिस पे एक सवाल उठता है, वो ये कि बहुत सारे लोग जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात के लिए एक्यूज़ करते हैं कि वो तो बस दलितों के नेता थे, उन्होंने तो बस दलितों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने तो बस दलितों के हक़ और हकूक़ की बात की। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या अगर सिर्फ दलितों की बात है तो हिंदू कोड बिल, क्या वो दलितों की लड़कियों के लिए हुआ है या महिलाओं, सिर्फ दलित महिलाओं के लिए हुआ है? वो महिलाएं जिन्हें डाइवोर्स देने का हक नहीं था, वो महिलाएं जिनका प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं था, ये उनके लिए है। या कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ बोलने का, लड़ने का अधिकार सिर्फ दलितों को मिला है? संविधान ही है जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए करा? बट आप उनका माइंडसेट देखो ना, उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने बदलाव किया, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि बदला नहीं, बदलाव चुना। हाँ, ये एक बड़ी सुंदर बात है। उन्होंने बदला नहीं लिया, क्योंकि रिवेंज से किसी भी सोसाइटी में बदलाव नहीं आ सकता। हाँ, तो आज लोग कहते हैं कि क्या नाम है, हम तो बाबा साहब के इसलिए भी अगेंस्ट है क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन सिर्फ SC ST OBC को दिया, ये किया, वो तो किया। जाहिर सी बात नहीं, इन लोगों को तब दुख नहीं हुआ जब 2000-3000 सालों तक समाज के सिर्फ और सिर्फ जो ब्राह्मण माशरा है उन्हीं को हक था 100% पढ़ाई का, और किसी को हक नहीं था। उनके पास 100% रिजर्वेशन था एक तरीके से। तो वो नहीं पता ना। मैं एक चीज़ भी समझना चाहती हूँ कि 2000-3000 सालों से चले आ रहे अत्याचार और अन्याय को 60-70 सालों में कैसे बदला जा सकता है? ये किस किस्म की जो माइंडसेट है, ये क्या है? ये नहीं, मैं आपका साथ देता हूँ, चलो रिजर्वेशन हटाने में, आप मेरा साथ दो कास्टिज्म हटाने में। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। अगर आप इफ देयर इज, हाँ आपका हटा दो, हाँ, ये जो रिजर्वेशन हटाओ को मामले को एक्चुअली रिजर्वेशन हटाओ ना होके कास्टिज्म हटाओ होना चाहिए। हाँ, जातिवाद हटाओ होना चाहिए। कास्टिज्म हट जाएगा तो रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं, एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है, क्योंकि बात ये है कि अगर आप बराबरी के मौके की बात कर रहे हैं तो रेस की जो लाइन है वो भी तो बराबरी पे खींची होनी चाहिए। जब वही बराबर नहीं है तो फिर कैसे ये बात होगी? तो ये चल रहा था अभी रिजर्वेशन वगैरह, ये भी बाबा साहब को बहुत वो कर रहे हैं, मोक कर रहे थे लोग कि बाबा साहब ने तो रिजर्वेशन दिया है तुम्हें, इस वजह से ये वो। तो मैंने लिखा, गाना लिखा रिजर्वेशन के ऊपर, एक प्रॉपर रील डाली कि रिजर्वेशन है क्या। अब वो तो प्रिविलेज्ड लोग, उन्हें तो खानदानी उनका पढ़ाई करता हुआ आ रहा है। हमारे कभी परदादा नहीं गए होंगे स्कूल, हमारे दादा नहीं गए होंगे स्कूल। मेरे पापा की जनरेशन से तो स्कूल जाना चालू हुआ उनका, उन्हें अधिकार मिला। या मेरे दादा की जनरेशन से स्कूल चालू, उनके पापा कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा उन्होंने, या उनके परदादा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा, है ना। तो मैंने गाने में यही लिखा था कि मेरी पीढ़ी को पढ़ने को पढ़ाई नहीं मिली, इसलिए रिजर्वेशन हमको आज था मिला। और रिजर्वेशन सिर्फ एडमिशन में ही तो हमें काम दिखा रहा है। एग्जाम तो आप भी वही दे रहे हो जो हम दे रहे हैं, मेहनत तो आप भी वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, है ना। तो वही प्रिविलेज सिस्टम तो आपके पास था, रिजर्वेशन। और बाबा साहब को हेट करने के इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर उनके हाथों में देश की बागडोर होती तो देश के हालात आज कुछ और होते, और अगर वो कुछ और दिन जीते तो और ज्यादा बेहतर हालात होते। हाँ, तो वो बाबा साहब एक अपना वादा पूरा करके गए थे कि वो हिंदू जन्मे हैं पर हिंदू मरेंगे नहीं। जब उन्होंने वो बुद्धिस्ट हुए थे 3-4 महीने कुछ पहले उन्होंने वो बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए। हाँ। देन उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इतनी मतलब दिल में कुछ तो तकलीफ रही होगी ना उनके के वो हिंदू पैदा, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ, लेकिन हाँ, जो भी उनके साथ कास्टिज्म या उनके साथ जो भी स्टार्टिंग से। अब फूले साहब थे, फूले साहब ने जब ये लड़ाई चालू करी कि महिलाएं पढ़ेंगी, तो उनके साथ बहुत सारे थे ब्राह्मण कम्युनिटी के, उनके सपोर्ट में थे
हमने देखा, जैसे उनका पढ़ा या मूवीज में भी देखा, तो उनके सपोर्ट में भी बहुत सारे थे, बट अनसपोर्ट में भी बहुत सारे थे जो उन पे कीचड़ फेंक देते थे, कीचड़ उनकी हाँ हाँ या तो आप देखो, हालांकि रास्ता उनके लिए भी बहुत आसान नहीं रहा। हाँ, बहुत मुश्किल था उनका सफ़र भी, बहुत क्योंकि जो सावित्री फूले और फातिमा शेख, ये दोनों पहली फीमेल टीचर्स रही हिंदुस्तान की, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का जिम्मा न सिर्फ उठाया बल्कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उसको पूरा भी किया, है ना। तो ये था, और उन्होंने गुलामगिरी भी लिखी और सत्य शोधक समाज की स्थापना की उन्होंने। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उसकी वजह से आपको हिकारत भरी नज़रों से देखा गया हो, या आपको आपके मन को या आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई गई हो, चोट पहुंचाई गई हो? हाँ, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें। स्कूल में हुआ, मैं और मेरा दोस्त खड़े था, मेरा जो दोस्त है वो राजपूत कम्युनिटी से आता है और मेरे साथ में एक और दोस्त खड़ा था मेरा, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है। दोनों को पता है कि मैं एससी हूँ, और मैं भी बोलता हूँ, मैं छुपाता नहीं कभी ये चीज़ें, बहुत सारे छुपाते हैं हमारे लोग। तो वो कह रहा था कि क्या ना, जो ब्राह्मण दोस्त था वो राजपूत दोस्त से कह रहा था कि भाई मेरे को पानी दे दे। जो मेरा दोस्त था ना वो राजपूत कम्युनिटी वाला, वो सच में किसी को पानी नहीं देता था, क्योंकि उसके बीमारी थी, तो वो झूठ करके पानी पीता था ताकि किसी और को ना हो पाए वो बीमारी। तो इस वजह से वो डर से वो देता नहीं था पानी, उसने मना कर दिया उसे पानी देने से। तो जो वो ब्राह्मण दोस्त था वो कहता ही मेरे सामने कि मैं चमार थोड़ी हूँ जो तू मुझे पानी नहीं दे सकता, है ना। तो और दूसरा सीन हुआ था मेट्रो में, कुछ 7th या 8th ग्रेड के बच्चे थे, उनके टी शर्ट पे BR अम्बेडकर स्कूल SOSC के स्कूल से थे वो। तो वो बैठे थे, एक सीट खाली थी मेट्रो में, मैं खड़ा था वहाँ, और मेरा बैठने का मन नहीं था वहाँ, बट वो अपने दोस्त को कह रहा था बैठ जा बैठ जा, उसका दोस्त मना कर रहा था। तो वो कहता है कि बैठ जा, नहीं तो कोई चमार आके बैठ जाएगा। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में भी, JNU में भी कई बार ऐसा होता है, हॉस्टल की दीवारों पर, हाँ, लाइब्रेरी की सीट्स पर लिख दिया जाता है कि चमार भारत छोड़ो। इस तरह के कास्टिस्ट कमेंट किए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी निंदनीय है और एक्सेप्टेबल नहीं है। इंस्टाग्राम पर देखो कितनी गालियाँ आती हैं, कितनी गालियाँ पड़ती हैं, और जोक ऐसा जोक बोलते हैं कि लो तुम गालियों से मुझे याद आया कि हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां दे दी गई थी कुछ बच्चों ने नासमझी में, तो उनके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई की गई, पुलिस भी उठा के ले गई, शायद उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के ज़्यादा नागरिक होते हैं और बाकी लोग क्या कम नागरिक होते हैं? क्या बाकी लोगों को उन्हें गाली देने का हक़ नहीं है, लेकिन क्या उन्हें बाकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का या बुरे लफ्ज़ बोलने का हक़ है? देखो, मैं आपको अगर एक बात बताऊं, जिन बच्चों ने गाली दी प्रधानमंत्री को, हमारा गलत किया, बिल्कुल गलत किया। हमारे यही कहता है कि क्या नाम है, वो एक पावरफुल और रिस्पेक्टफुल सीट है। आप अगर उस पर्सन की इज्जत नहीं करते, वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपको नहीं करना उसे पसंद, या वो आपकी मर्जी है, बट उसकी जो सीट है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपको नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं समझ गई आपकी बात। हाँ, हितेन, वही मैं बात ये आगे सही बात है कि प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, क्या सीट है वो सिर्फ उन्हीं की इज्जत करनी चाहिए? मैं आए दिन एक चीज़ है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, जो लोग भी अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं उनको इतने ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ना आप उन्हें सुन सकते, ना आप उन्हें पढ़ सकते। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये बात क्या सिर्फ मतलब इस देश में देश के प्रधानमंत्री ही काबिल इज्जत है, बाकी सबकी बेइज्जती करने का सबको हक है? ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, बट मैं बहुत सारी रील्स देखता हूँ, उसमें महात्मा गांधी जी को गाली, बाबा साहब जी को खुली गाली, ये चीज है, ठीक है, भगत सिंह जी को गाली, लेकिन तब क्या ये कार्यवाही की जाती है? अब्दुल कलाम जी को गाली, मैं कह रही हूँ ये कार्यवाही तब की जाती है? नहीं करी जाती ना, यही चीज गलत। और ऊपर से SC कम्युनिटी को तो ये एक जोक की तरह बोलते हैं, आओ लो पानी पी लो, तुम्हें तो 5000 से पानी नहीं पिया, तुम क्या पी रहे थे? एक तो बोल रहा था कि तुम कैक्टस थे। यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि
इस दे आप जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमानों को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए जाते हैं, मुल्ला मुल्ली न जाने किस तरह के अजीब अजीब से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दलित्स को अजीब अजीब सा नील चट्टा या, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं ना, मैं ये कहती हूँ कि अब्यूजिव वर्ड्स कोई भी किसी को दे, मैं कह रही हूँ अगर कोई प्रधानमंत्री जी को दे रहा है वो भी गलत है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी किसी को दे रहे हैं तो वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, दोनों ही बातें गलत है। ये नहीं होना चाहिए कि एक बात कम गलत है दूसरी बात ज्यादा गलत है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमारा जो माशरा है, हमारा जो समाज है, वो इतना ज्यादा टॉलरेंस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इनटॉलरेट होता जा रहा है, टॉलरेंस की कमी हो रही है। हम एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि असहमति का मतलब दुश्मनी तो नहीं होता। मैं आपकी किसी बात से असहमत हो सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी दुश्मन हूँ, या मैं आपको मतलब मैं आपका बुरा करना शुरू कर दूं या बुरे लफ्ज बोलना शुरू कर दूं। और ये बात हर किसी पे लागू होती है, प्रधानमंत्री पे भी, राष्ट्रपति पे भी, बल्कि हम तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपने देखा होगा छोटे बच्चे, अगर आप छोटे बच्चों को बोलोगे किताब पढ़, वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप उसके सामने किताब खोल के बैठ जाओगे, आप पढ़ने लगोगे। आपने देखा होगा जिनके मम्मी पापा एविड रीडर होते हैं, अच्छा पढ़ने का शौक होता है, उनके बच्चों को भी पढ़ने का शौक होता है। तो अगर इस देश के प्रधानमंत्री अच्छे लफ्ज बोलेंगे तभी तो इस देश का नागरिक भी अच्छे लफ्ज बोलेंगे। सही बात है। तो आपको तो बड़प्पन दिखाना चाहिए, दरियादिली दिखानी चाहिए, है ना। तो बात ये कि हम बड़ों से ही तो सीख रहे हैं ना। आजकल जेनजीज को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये सीखा कहाँ से उन्होंने। सही बात है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। हाँ, ऐसा और होता है जैसे मान लो अगर किसी ने बाबा साहब की प्रतिमा खंडित कर दी, तोड़ दिया, तो वो तो वापस बना देते हैं लोग, बट जिसने तोड़ी उसका क्या? क्या फिर उनके ऊपर किस तरह की कार्यवाही होती है? उसका क्या प्रावधान है? एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए गए? तो मैं यही तो कह रही हूँ कि ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है कि इन लोगों को आप बुरा नहीं कह सकते और इन लोगों को आप बुरा कह सकते हो। और ये तय कौन करता है? संविधान तो तय नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल। संविधान तो हर व्यक्ति को बराबर का हक दे रहा है। बिल्कुल। संविधान की नजरों में एक प्रधानमंत्री के जो हक हैं, वो आपके और मेरे और एक हर आम नागरिक के भी वो हक हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही तो बात कर रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्या नाम है, जो आप हो वही प्रधानमंत्री है, आप एक ही समान हो। तो वही चीज है, इसीलिए तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट बुक जो है डॉक्टर अम्बेडकर की, उसके बारे में बात कर रहे थे। सो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि जो कास्ट है ना, caste is not a distribution of labor, but a distribution of laborers. Yes. वो क्या कर रहा है? Which is creating a hierarchical social एक स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है, जो कि एक्चुअली डिनाई करता है इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को, है ना, लिबर्टी को। कुछ जो आपके जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा। तो पहली बात तो एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कास्टिस्ट गाने बना रहे हैं, लाइक हम तो ये हैं, हम तो गोली मार देंगे, हम तो वो हैं, हम तो गोली मार देंगे। जैसे आपने नीसू को भी सुनाया था वो गाना जो 14 साल के बच्चे ने गाया था। तो अब आप देखो कि क्या नाम है, कैसा माइंडसेट हमारे समाज की यूथ का भी हुआ। आपने बोला ना भी बड़ों से सीख के कर रहे हैं, तो जो वो बड़े हैं मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि आप 2-4 किताबें पढ़ के गाने बनाओगे तो क्या ये यूथ आपके गाने, अगर आप यूथ आपको फॉलो कर रही है तो आप अच्छी चीज़ करो ना। आप यूथ को कहाँ लेकर चले गए? आप यूथ को लेकर चले गए कि चलो गोली मारने, हम तो गोली मार देंगे, हम तो बदमाश हैं। मतलब कि हिंसात्मक हो रहे हैं यूथ, बिल्कुल, बजाय के वही जब आप कास्ट प्राइड की बात कर रहे थे। कास्ट प्राइड। अब आप देखो ना, बाबा साहब जी कैसे थे? बाबा साहब जी तो एकदम पीसफुली तरीके से उन्होंने सारी चीजें, उन्होंने तो कभी तलवार भी नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने कलम के जोर पे सारी उन्होंने पेन को इतना पावरफुल वेपन बना दिया कि तलवार और गोली क्या थी उसके आगे। ठीक, तो हमारा समाज भी यही करे ना। हमारा समाज के जो गायक हैं कुछ कि हम तो ये हैं, हम तो वो कर देंगे, हमारे तो बाप ने संविधान लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाप ने संविधान लिख दिया वो बात ठीक है, बट क्या आपने कभी बाप के बारे में पढ़ा?
तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 2-4 किताबें पढ़ के गाना बनाओ, ताकि समाज के जो यूथ है वो पढ़ ले। वो ठीक है, उन्हें नहीं पढ़ने का मन, तो आपके गानों से कम वो समझ तो पा रहे हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल पर हो, अगर आप एक अच्छे लेवल पर हो, गाने बना रहे हो, अगर मैं कल को एक अच्छे लेवल पर जाता हूँ, तो मैं अपने आप को अगर मैं इस चीज़ को देख के बदलाव नहीं करूँगा कभी अपने आप में कि उनके गाने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं तो मैं भी उसी लाइन में चला जाऊँ। मैं कभी ज़िंदगी में ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और मैं गलत नहीं बनूंगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद इस तरह की अग्रेसिव स्पीच या अग्रेसिव वर्ड्स यूज़ करने से गाने में ज़्यादा रीच मिलती है, इस वजह से भी लोग करते हैं? देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, हमको भी नीड है पैसों की, हमें भी कमाना है पैसा, क्योंकि बिना पैसों के कुछ नहीं होता। मेरे पापा भी हॉस्पिटलाइज रहते हैं, डायलिसिस होती है वीकली 2 टाइम, हमको भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं वो चीज़ करने लग जाऊंगा, मैं महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमा लूंगा आराम से, पर मुझे नहीं कमाने ना। मैं तो 1-1.5-2 लाख कमा लूंगा, पर जो हमारा आगे वाला समाज की पीढ़ी है, क्या वो कमा पाएगी आगे चलकर? मैं तो उस चीज़ से अपना घर चला लूंगा, मेरे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, पर क्या जो मेरे गाने सुन के इंस्पायर होंगे, जो बिना पेन उठाए बंदूक उठा लेंगे, या अपने आप में एक कास्ट प्राइड या गैंगस्टर चीज़ें रख लेंगे मन में ऐसे गाने बनाने के मेरी वजह से, तो नाम तो वहाँ मेरा बदनाम होएगा ना। और तो फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं बाबा साहब को क्या मुँह दिखाऊंगा कि बाबा साहब देखो, आपको पढ़ के हमने ये कर दिया, समझ लो, मैं क्या कहूँगा बाबा साहब? वही बात है कि ये तो एक तरीके से आप अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, आप एक्चुअली हाँ, ये धोखा ही देना, ये दागा करना हुआ अपने समाज से, बाबा साहिब से, अम्बेडकराइट विचारधारा से, या अम्बेडकराइट होने। मेरे गाने बनाने से कोई समझ पा रहा है, बाबा साहब की कहानी समझ पा रहा है, फूले साहब की कहानी समझ पा रहा है, अम्बेडकरवादी क्या है ये समझ पा रहा है, बहुजन समाज क्या होता है ये समझ पा रहा है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यूज से, कम से कम मेरे से 5 बंदे तो इंस्पायर होकर ये समझ पा रहे हैं कि हमारा समाज क्या है। मतलब आपका मेन कंसर्न ये है कि लोगों तक जो है अम्बेडकराइट जो थॉट है, आइडियोलॉजी है, वो पहुँचे, बिल्कुल और सही तरीके से पहुँचे, उसमें कुछ हिंसा या अग्रेशन ना हो, उसमें कुछ गलत ना हो, हाँ, उसमें कुछ भी गलत ना हो, या ऐसा ना हो जिससे देख के एक बच्चे के अंदर भी ये चीज आए कि हम तो ये हैं, हम तो ये कर देते हैं, हम तो वो कर गर्व होना बहुत अच्छी बात है, आपको गर्व है, मेरे को गर्व है अम्बेडकरवादी होने पर। सही है जब तक वो हिंसा की तरफ ना बढ़ जाए। नहीं, मेरे को गर्व है अम्बेडकरवादी होने पर। तो अम्बेडकरवादी क्या है? वही मैं बाबा साहब के बारे में पढ़े रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, कॉलेज भी कर रहा हूँ, मैं बाबा साहब के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, और मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। अगर इन तीनों चीज़ों को पढ़ के भी हम गाने बना रहे हैं तो आप बहुत सारे लोग प्रेरित हो जाएंगे। जब आप एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज कोई फॉलो नहीं कर रहे तो आप किस बात के अम्बेडकराइट हो? तो आप, मतलब मैं अगर आप कैसे मान लूं कि आप बाबा साहब को मानते होगे? हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप कह रहे हैं कि आप अम्बेडकराइट हैं तो इसका असल मर्म ये है कि आप बाबा साहिब की लिखी हुई किताबों को पढ़ रहे हैं, उनके कहे गए विचारों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ये बात है। सिर्फ और सिर्फ प्राइड लेके घूमने से और अग्रेशन में आ जाने से बात नहीं बनेगी। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर अब ये देखो ना, बाबा साहब के बारे में बेसिक से बेसिक चीज क्या? ऑर्गेनाइज, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। अगर आप इन तीनों को ही नहीं पढ़ पाए, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, हाँ, अगर आप इन तीनों को ही नहीं पढ़ पाए तो आपने क्या पढ़ा बाबा साहब के बारे में? एक मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। आपने सीजेपी के जो मूवमेंट है उसमें आप बहुत ज़्यादा असरदार तरीके से आपने अपनी भागीदारी जो है वो दर्ज कराई। तो उसके अनुभव, आपने गाने लिखे, गो प्रधान गो, इसके अलावा आपने बाबा साहिब के ऊपर बहुत से रैप सॉन्ग्स जो हैं वहाँ पर गाए, लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुए, लोगों ने प्रेरणा भी ली। तो आप थोड़ा सा अनुभव वहाँ का शेयर करें। बहुत अच्छा मूवमेंट था वो जो चला यूथ के लिए। पता है, कुछ दिनों पहले मैंने एक वतन गाना डाला तो उसमें पहली लाइन यही थी कि आज की यूथ को देश की परवाह नहीं। कुछ टाइम बाद सीजेपी प्रोटेस्ट आया उसके, तो परवाह है यूथ को, परवाह है। पर जो जेनजीज हैं या जेन अल्फा है उन्हें बिल्कुल परवाह है देश की। वहाँ में गलत हो गया। कुछ दिनों बाद सीजेपी पार्टी बनी, इंटरनेट पे मैंने देखा यूनिटी, और ये गलत होना काफी सुंदर साबित हुआ। हाँ, तो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम करा, मैं ज्वाइन करा। फर्स्ट प्रोटेस्ट, सेकंड प्रोटेस्ट उनका दिल्ली में 20 तारीख को था, जहाँ मैंने जय भीम एंथम परफॉर्म करा और वतन गाना भी परफॉर्म करा मैंने वहाँ पर। जय भीम एंथम परफॉर्म करने के बाद मुझे वहाँ बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली कि मैं गाने के थ्रू अपना
योगदान इस प्रोटेस्ट में दे सकता हूँ। तो मैंने गाना लिख दिया गो प्रधान। आपने क्या गो प्रधान गो बोला, वो सच में ही गो वेंट गॉन हो गए। मतलब उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। क्या लाइन थी शुरू की? वो था गो प्रधान गो प्रधान गो, इस्तीफे को दो, कुर्सी से उठो, कबूल गुना करो न्याय, बच्चों को दिलाओ, बोलो गो प्रधान गो प्रधान गो। राइट। हाँ, फिर उसके बाद और भी मैं गया, मुझे विजेता भैया ने बुलाया कि क्या नाम है परफॉर्म करना गो प्रधान गो। मैं गया गो प्रधान गो परफॉर्म करा। देन एक गाना क्रांति करके खोटा सिक्का के साथ बनाया मैंने, काफ़ी वायरल गया, उसमें रैप सॉन्ग मुझे बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच। और उसके बाद 20 तारीख को मैं वहाँ था। 20 तारीख को जो मैंने वहाँ देखा, तो ये इनकलाब आपने बोला कि क्या वर्सेस थे? वही थोड़ा अब मैं 20 तारीख को गया था वहाँ, लाठीचार्ज हुआ, मैंने देखा भगदड़ मच रही है, खूनम खान हो रखे हैं बहुत सारे बंदे, और हम भी उनमें से एक थे उस भीड़ में से जिस पे लाठीचार्ज हुई। तो वहाँ पे मुझे भगत सिंह जी की बहुत याद आई कि ये तो हमारे देशवासी होके हमारे साथ के होके ऐसा कर रहे हैं, उन्हें तो अंग्रेजों दुश्मनों ने ऐसा करा था, क्या करा होगा उनके साथ। जैसे उनके साथ 3rd डिग्री हुआ, हमारे साथ लाठीचार्ज। तो हमने बोल दिया, मैंने उनके एक बहुत फेमस वो है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैंने उसे रिफॉर्म करके एक हुक लिखा, इनकलाब की आग मेरे साथियों में है, देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में है। इनकलाब की आग मेरे साथियों में है, देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में। वाह, क्या बात। देखना है जोर कितना तेरी लाठियों में है, जहाँ देश की आवाम थी, सच की आवाज थी, क्यों लहू बच्चों का बहता उन माटियों में है। तो उसमें उस गाने को मैंने इतना तो 20 तारीख के लिए रखा, बट आगे मैंने भगत सिंह जी की स्टोरी सुनाई। बच्चों का जो खून बह रहा है, दरअसल वो बच्चों का खून नहीं बह रहा, कहीं ना कहीं हमारे देश का ही तो खून बह रहा है ना। हाँ। हमारे देशवासी हमारे देश का कल है वो। उस दिन सच में उनको तो हमें डेमोक्रेसी संवारने की जरूरत है, उन्हें निखारने की जरूरत है, और हम उनका खून बहा, उन्हें बढ़ाने की जरूरत थी, उन्हें बढ़ाने की जरूरत थी, और आज तक उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं ली, व्हिच इज वेरी सैड। 20 तारीख को भी तो हुआ ना, अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे कि होम मिनिस्टर आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल थे लाठीचार्ज के, बट उसको छोड़ते हैं आगे। फिर मैंने गाने में इनकलाब में भगत सिंह जी की स्टोरी बताई कि भगत सिंह जी ने क्या करा, क्योंकि मुझे लगा कि यूथ को भगत सिंह जानने के लिए भी, बहुत सारे कहते हैं कि हम भगत सिंह बनेंगे, हमें भगत सिंह बनना है, हमें अम्बेडकर बनना है, आसान नहीं है ना, आप उनकी तरह बन सकते हो, आप वो नहीं बन सकते कभी भी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई और बनने की ज़रूरत ही भी नहीं है, आप खुद रहें। लेकिन हाँ, आप जो आपके लीडर्स रहे हैं उनके आप नक्शे कदम पे चल सकते हैं, या फिर आप उनकी आइडियोलॉजी पे चल सकते हैं, पर आप अपना खुद का जो अभी एक रील देखी थी मैंने, एक एडिटर है बहुत फेमस, तो उसने स्क्रिप्ट लिख रखी थी, उसमें बहुत प्यारी चीज़ थी भगत सिंह जी के लिए। तो एक बंदा कह रहा था कि हम क्रांति लाएंगे, वीडियो बना रहा था वो, हम क्रांति लाएंगे, हम भगत सिंह जी हैं, भगत सिंह जी हमारे भगवान है। तो उसमें एक लाइन थी कि क्या नाम है, जिनको तू भगवान मान रहा है वो खुद भगवान को नहीं मानते थे। वाई एम एथिस्ट उन्होंने उस टाइम पे लिखा कि मैं नास्तिक क्यों, और पूरे तर्कों से लिखा, पूरा फैक्टफुली लिखा। आज के टाइम पे कोई लिख देता तो शायद गोली लग जाए उसे, ऐसी चीजें। भगत सिंह जी कितने महान थे। तो मैंने उनकी कहानी लिखी उसमें कि असेंबली में धमाका बस भैरों को सुनाने को, उन्होंने धमाका भी करा पर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तैयार था वो हंसते हंसते। मतलब हमें अपनी आवाज पहुंचानी है लोगों तक, लेकिन अगेन हिंसात्मक तरीके से नहीं। हाँ, तो नहीं उन्होंने करा, उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाने के, वो उसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, अपने देश और ना ही किसी को उस धमाके से किसी को चोट नहीं पहुंची। सिर्फ और सिर्फ वही बात है ना कि जो सुन नहीं सकते थे उनको सुनाने के लिए किया गया, भैरों को सुनाने को, इसलिए लिखा मैंने। उसमें वर्ड था वो, असेंबली में धमाका बस भैरों को सुनाने को, तैयार था वो हंसते हंसते जान को लुटाने को, 23 की उम्र पर जिगरा था पहाड़ सा, चला गया वो देश को सोते से जगाने को। तो उठ बोल, आवाज को उठा ले, लड़ कल के लिए अपने आज को बचा ले, संघर्ष संगठित बाबा साहिब से सीख ले, जुनून को जगा इनकलाब को चीख ले। तो ये ऐसे करके कुछ वर्ड्स था उसमें। बाबा साहब जी का भी मैंने एग्जांपल सेट करा इसमें वर्ड्स के अंदर कि बाबा साहब जी से सीखो संघर्ष और संगठित कैसे बनते हैं।
संघर्ष कैसे करते हैं, बाबा साहब से सीखो और भगत सिंह जी से सीखो। तो आपका नया मतलब अगला जो रैप आ रहा है उसके बारे में कुछ अभी एक रैप सीरीज मैं चालू करने वाला हूँ, भोजन लेगेसी करके। उसके अंदर हमारे सारे महापुरुष प्लस आज के जिन्होंने बहुत योगदान दिया, जैसे बहन जी, मायावती जी और बाकी सब जितने भी नेता लोग थे जिन्होंने हमें लगता है कि पर्सनली इन्होंने हमारे समाज को, जैसे काशीराम जी, ठीक है, और पेरियार जी, फूले साहब जी, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले और बिरसा मुंडा, जिनके कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा जहाँ तक है ना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग हमारे समाज के लोगों ने भी नहीं सुना होगा इन सबका नाम, कि फातिमा शेख भी थी हमारे जिन्होंने महिला को, या सावित्रीबाई फूले भी थी कोई, या कोई बिरसा मुंडा भी था, है ना। तो उन सब के ऊपर एक भोजन लेगेसी रैप सीरीज में लाऊंगा और समझाऊंगा अपने समाज को गानों के थ्रू। और भी जल्दी में एक ट्रैक आएगा महानायक के नालायक करके। महानायक के नालायक, यस, इंटरेस्टिंग। हाँ। तो ये नालायक कौन है और महानायक कौन है, इसको थोड़ा ये नालायक वही है जो हमारे समाज के होके ही बाबा साहब को क्रिटिसाइज करते हैं और एज अ फीमेल होके भी बाबा साहब को क्रिटिसाइज करते हैं। और नालायक में उनकी भी गिनती है जिनका मैंने कास्टिया सॉन्ग्स का बताया था, जो एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज बिना पढ़े ही। ये तो वही बात होगी, चिराग तले अंधेरा। हाँ। जिन 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 जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो दलितों की आवाज़ थे, खुद दलित ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ, तो उनके लिए ये है कि क्या नाम है, महानायक के नालायक बहुत जल्दी गाना आएगा ये भी। और ये हमारे समाज को उठाने के लिए कि भाई शिक्षित बन जाओ, संघर्ष कर लो, संगठित हो, कहाँ बटे रहे हो इधर उधर तुम लोग ना। और बाबा साहब को पढ़ लो, बाकी विचारधारा को पढ़ लो, अपने राइट्स को जान लो। बाबा साहब को क्रिटिसाइज कर देते हैं। एक बार पार्लियामेंट में भी कह रहा था बाबा साहब को क्रिटिसाइज, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आई रिमेम्बर, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। पर सच बात तो ये है नहीं, उन्होंने एक कोशिश की थी। दरअसल औरतों के हक और हकूक की अगर हम बात करें तो वाकई में अम्बेडकर जो है उन्होंने ही दिए उन्हें। क्या आज मैं जी रहा हूँ, आज मैं आपके साथ कुर्सी पर बैठा हूँ, आज मेरे गले पे माइक है। अगर अम्बेडकर नहीं होते, मेरे गले पे मटकी होती, तो ये मेरे लिए स्वर्ग नहीं है। राइट। अगर आप कह रहे हो कि स्वर्ग मिल जाता, हमें स्वर्ग मिल गया मतलब संविधान के बाद। यूजुअली आपने जिन्होंने आपकी जिंदगी बदल दी, हाँ, तो फिर आप तो उन्हीं का नाम लेंगे ना। जिंदगी तो मेरे लिए स्वर्ग ही है ना। जो मुझे हक से, मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं खुलेआम घूम रहा हूँ। आज मुझे किसी को अपनी जाति नहीं बतानी पड़ रही, कोई मेरी जाति देख के मेरे से दूर नहीं भाग रहा है ना। कोई मेरे को, बहुत सारे कास्टिस्ट लोग आज भी हैं, आज भी कितनी महिलाएं, क्योंकि वो संविधान पे चल नहीं रहे, वो संविधान को मान नहीं रहे। आज भी कितने सारे महिलाओं के रेप हो जाते हैं जाति को देखकर। आज भी कितने सारे बच्चों को स्कूलों में पीट दिया जाता है। और बहुत सारे केस तो सुनने में आते कि चलो एक टॉयलेट साफ करता है एक दलित बच्चा वहाँ पर जाके। तो आज भी है माइंडसेट कुछ लोगों का, उन्हें बदलने के लिए आपको कास्टिज्म हटाना पड़ेगा। आप लेकिन ये बात भी तो है कि जो ये समाज है, समाज को भी अवेयर होने की जरूरत है। मैंने देखा है कि जब ये चुनाव होते हैं तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर उनके साथ जाके बैठ के खाना खा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप खाना खा रहे हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको, सवाल ये है, क्या खाना खाने से, उनके साथ में बैठ के एक प्लेट में खाना खाने से उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं? मजा बात तो तब है ना कि आप जब उनको अधिकार दें। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा के आगे कि हम तो जो दलित लोग हैं उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, ये सिर्फ दलित व्यक्ति के साथ नहीं है। हाँ। मैं जो है मुसलमान लोगों की भी बात कर रही हूँ। उनको क्यों चाहिए कि कोई भी नेता या कोई भी जो पॉलिटिशियन है वो रमजान में आपके साथ आके इफ्तारी करे? कोई अगर कर रहा है अपनी मर्जी से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं कर रहा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि फला नेता ने हमारे साथ इफ्तारी की, फला नेता ने ईद पर आके जो है हमसे गले मिले। मत करें आप ये सब कुछ। आपको ये सवाल करना है कि आपके बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स है कितनी दी गई, यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चों के लिए कितनी सीट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, या फिर जो हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, आपको कितनी ज़्यादा सुविधाएं फराहम की गई हैं, ये आपका कंसर्न होना चाहिए। ना कि ये कि फलां नेता आके हमारे साथ इफ्तार किया तो हम उन्हें वोट देंगे। ये मैं तमाम मुसलमान लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, आपको अपने हक और हकूक़ की बात करनी है।
आपको ये नहीं देखना कि कोई आके आपके साथ नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, या कोई आपके साथ इफ्तारी कर रहा है या नहीं कर रहा। अहम मुद्दा ये है कि आपके बच्चों को कितनी नौकरियां दी गई, एडमिशन्स कितने मिले, और कितने ज़्यादा राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए, ये ज़्यादा अहम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, लाइक अभी भी इंडिया खुद भी नाराज है आज के टाइम पे, इंडिया की हालत देखकर, सही बताऊं तो। ये मैंने अभी बड़ी अफसोस की बात, ये बड़ी अच्छी सुंदर बात बोली आपने कि खुद गाना लिखा भारत था ही नाराज है कि क्या नाम है, अपने हालात को देख। सही में आज़ाद है भारत, मेरी आवाज़ है भारत, देख के हालत भारत की, खुद नाराज है भारत। क्या बात है। और दूसरा, जब आज़ादी की हम बात कर रहे हैं तो आज़ादी क्या सबको मिल गई है? आज़ादी मतलब कहने का मतलब है आज़ादी देश को तो मिल गई, हाँ। लेकिन क्या देश के हर नागरिक को जो आज़ादी दी गई है वो बराबर है? तो अब लोग कास्टिज्म हटाने के चक्कर में रिजर्वेशन वो आने लग गई कि क्या नाम है, रिजर्वेशन हटाओ। अरे आप पहले कास्टिज्म तो हटाओ, रिजर्वेशन तो और ये वैसे ये बड़ी बेतुकी सी बात है, क्योंकि 2000-3000 से चले आ रहे बेइंसाफी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो आप आवाज़ उठानी है, हमें ऐसा लगता है कि 3000 सालों तक जो अत्याचार होते रहे हैं वो 60 सालों में कैसे बदल सकता है, 70 सालों में कैसे बदल सकता है? ये क्या समझना इतना मुश्किल काम है? क्या मुश्किल है इसको समझने में? इनका पता है क्या सीन है, इनका यही है कि आज भी दलितों को दबाना है जैसे तैसे करके, इन्हें अपने आप को प्राउड दिखाना है, इन्हें रिजर्वेशन से दिक्कत है। दूसरी चीज, अगर रिजर्वेशन से दिक्कत है तो उस रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, जब 2000 सालों तक ब्राह्मणों का 100% जो है रिजर्वेशन था एजुकेशन पे। इन्हें रिजर्वेशन से दिक्कत है, पर इन्हें कभी वो जाति व्यवस्था से दिक्कत नहीं हुई, शूद्र और सवर्ण। एग्जैक्टली ये जो ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये वैश्य शूद्र, ये खुद को प्राउड क्यों करते हैं? अगर ये अपर कास्ट वाले खुद को प्राउड कर रहे हैं क्योंकि इन लोअर कास्ट है, इसलिए वो अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, इसलिए वो खुद प्राउड कर रहे हैं कि हमसे नीचा कोई है। मैं नहीं, और दूसरा मैं सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स और वीडियोस भी देखती हूँ कि तुम लोग तो नाली साफ करने के लिए पैदा हुए हो, या तुम लोग तो पंचर बनाने के लिए ही पैदा हुए हो। मतलब ये किस किस्म की बात है? अभी रिसेंटली मैंने रिजर्वेशन पर कमेंट आप कैसे पब्लिकली बोल सकते हो? रिजर्वेशन पे मैंने रील डाली थी कि रिजर्वेशन क्यों है हमारे समाज में, रैप रील थी वो। तो उसमें कमेंट्स आए कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कुछ, बहुत सारे डीएम भी आए कि तेरी क्या औकात है, तू तेरी जाति वाले तो कचरा साफ कर रहे हैं, सीवर में घुस जाते हैं, नाली साफ करने के लिए पैदा हुए हो। तो मैंने स्टोरी लगाई थी कि क्या नाम है, अगर आपकी औकात है तो आ जाओ, औकात खेल लेते हैं, किसकी कितनी ज़्यादा औकात है। फिर आप कहोगे कि तू तो रिजर्वेशन से बढ़ गया, मुझे रिजर्वेशन ने थोड़ी, अगर मैं रैप कर रहा हूँ तो इसमें रिजर्वेशन इंपॉर्टेंस है क्या? मुझे इनको ये समझ नहीं आता कि सिर्फ एडमिशन लेने तक होता है वो रिजर्वेशन, वही तो दिक्कत उसके बाद तो जो पासिंग मार्क्स सबके लिए बराबर है। आप जितनी और दूसरा ये कि अगर आपको ज्यादा ही शौक है बराबरी के मुकाबले का, तो फिर जो स्टार्टिंग लाइन है, जो बिगिनिंग पॉइंट है, वो भी तो बराबरी का होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। आप कास्टिज्म हटा दो, रिजर्वेशन अपने आप ही हट जाएगा। अपने आप ही आप हटा दो अपने आप से कास्ट प्राउड कि आपको नहीं है कास्ट प्राउड, और क्योंकि आपने शुरू किया तो आप ही हटाएं ये। बिल्कुल ये तो एक रिफॉर्म वाली चीजें हैं। आप रिजर्वेशन बहुत आसान समझ रहे हो कि हम हटा देंगे, वो रिजर्वेशन है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, वो भीख नहीं है, वो हक है हमारा। राइट। तुम उसको छीन नहीं सकते, वैसे ही तुमने बहुत सालों से हक हमारा छीन लिए थे। सही, बिल्कुल। बट आज का समाज बहुत अवेयर है। समाज क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप आसानी से नहीं हटा सकते रिजर्वेशन को। और हमारी सहमति है, आप चलो हटा दो, पर आप कास्टिज्म हटाओगे ये हमसे गारंटी लो। पहले आप कास्टिज्म हटाओ। अगर एक भी केस कास्टिज्म का दिख गया कि इस दलित महिला होने पर इसका रेप हो गया, एक बच्चा दलित पानी पी रहा था इसलिए उसे मार दिया, तो क्या आप वापस रिजर्वेशन लगवाओगे? क्या आप इस चीज़ की गारंटी लेते हो कि क्या नाम है, एक भी दलित महिला का रेप नहीं होगा जाति को देख के, या एक भी दलित महिलाओं को मारा नहीं जाएगा, या एक भी दलित को पीटा नहीं जाएगा उसकी जाति देख के? क्या आप इसकी गारंटी लेते हो? हम रिजर्वेशन छोड़ देते हैं, आप इन चीज़ की गारंटी ले लो, है ना? राइट। तो बट इन्हें कास्टिज्म भी नहीं हटाना, रिजर्वेशन हटाना है, यानी वही अपने आप को फिर ऊंचा बनाना है, दूसरे को फिर नीचा। एग्जैक्टली वही बात है कि हम अधिकार भी नहीं देंगे आपको। और बट हमें भी, चलो ठीक है, जनरल वाले भी स्टूडेंट्स है, बुरा लगता है हमें क्यों अगर उनके, बट उन्हें समझो आपके लिए भी है। नहीं, आप लोगों को ये नहीं, एक्चुअली क्या है,
दो बातें होती हैं। हाँ। एक होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जनरल कैटेगरी में गरीब नहीं होते, नहीं, तो एक तो होता है कि आप गरीबी, उनको हाँ। सिर्फ गरीबी से लड़ना है। बिल्कुल। जो ये दलित व्यक्ति या ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, उन्हें सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ना, उनको तो हिकारत भी भरी नजरों से। प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे गरीब हैं, हाँ। दो बच्चे हैं, एक जो सिर्फ गरीबी से लड़ रहा है, मान लेते हैं अगर गरीब है जनरल हाँ। कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है कि गरीबी से तो लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उन्हें सुबह से शाम तक उनके आत्मविश्वास को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है, उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखा जा रहा है, उनको इंसान ही नहीं समझा जा रहा। तो फिर दोनों में से ज्यादा ऑप्रेस्ड कौन है, ये पता करना पड़ेगा ना। गरीबी का टैग है, हम पे जाति का टैग है, नीचता का टैग है, एग्जैक्टली, ठीक है, हमें इक्वल नहीं समझा जा रहा। आज भी कितने केस हो रहे हैं, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कब कितने साल पहले लागू हो गया, आज भी कास्टिज्म के हम केस देख लेते हैं, आज भी इतना गंदा लोगों का माइंडसेट है। तो रिजर्वेशन क्यों जरूरी ना हो? राइट। क्या हमें अपना समाज नहीं बढ़ाना आगे? और अगर आप ये समझते हो कि वो भीख है, भी सभी लोग अगर आगे बढ़ेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि देश में बस कुछ लोग आगे बढ़कर देश को ऊंचा उठा सकते हैं, तो ये गलत बात है। देश में मौजूद हर नागरिक की भागीदारी होनी ज़रूरी है। फिर ये कहते हैं कि चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो दलित्स हों, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो, हर किसी की का ऊंचा उठना ज़रूरी है इस देश के ऊंचे उठने के लिए। कास्ट रिजर्वेशन क्रिकेट में नहीं है, क्रिकेट हमारे बहुत ऊपर है, रिजर्वेशन जिन चीज़ों में नहीं है वो चीज़ें बहुत ऊपर है। जब बाबा साहब पढ़े थे, क्या रिजर्वेशन तब था? जब नहीं था ना, बाबा साहब ने भी मेहनत करी था, खुद पढ़े। अगर उस समाज, बाबा साहब इतना जागरूक कर गए थे, पढ़े लेते समाज, बिना रिजर्वेशन के भी हम अच्छी, बट जो ऑलरेडी क्वालिफाइड वहाँ बैठे हैं, उनके अंदर कास्टिस्ट है, वो कास्टिस्ट पीपल है। जैसे अभी यूपीएससी के इंटरव्यूज में हो जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, कोई भी हो, यू सी एवरीवेयर। जब तक उनके अंदर कास्टिज्म का कीड़ा रहेगा ना, तब तक आप कहाँ, क्यों नहीं, मतलब एक्चुअली ये जो बात है ना कि आरक्षण हटाओ, मुझे लगता है इसका टैग होना चाहिए जातिवाद हटाओ। अब छोड़ो, दैट इज द मेन सॉल्यूशन। छोड़ो, आरक्षण हटाओ इज नॉट द सॉल्यूशन। एससी एसटी मेजोरिटी कितनी है? क्या एससी एसटी ओबीसी बच्चे जो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, क्या वो नहीं होंगे? इंडिया में इतनी सारी मेजोरिटी, मौका नहीं मिल रहा ना उन्हें, मौका नहीं मिल रहा, और माइंडसेट ऐसा है ना ऊपर जो बैठे हैं सीट पर। तो हितेन, तो फिर अब आपको जो है 3 मिनट दिए जाते हैं। हाँ। 3 मिनट में आप अपनी सारी बात को समाप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ आके कैसा लगा पॉडकास्ट में, आपने क्या क्या बातें कही, और अगर आप ऑडियंस को कुछ एड्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ओवर टू यू। तो गाइज, थैंक यू सो मच शाहीन मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने मेरे को बुलाया और काबिल समझा बातचीत करने आप काबिल हैं और हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने डाला, भरी इतनी भीड़ में मेरे पे नज़र डाली, मुझे इम्पोर्टेंस दी, और बहुत अच्छा लगा मुझे दीदी के यहाँ, मैम के यहाँ पॉडकास्ट पर आने पे। वैसे दीदी हैं दीदी के यहाँ पॉडकास्ट पर आने पर। और आप दीदी को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, और कमेंट में प्यार भर दो दीदी के लिए। और अगर आपको लगता है कि दीदी अगर ये भी आना चाहे पॉडकास्ट में, तो दीदी से आप बातचीत कर ले करना, और दीदी को भी इतना सपोर्ट दो कि दीदी हम जैसों को और भी मौका दे। हमारे ये सीट से बहुतों की आवाज़ बुलंद होगी, इस सीट को मौका दो, सब सपोर्ट करो, शेयर करो, फॉलो करो। थैंक यू सो मच शाहीन दीदी। थैंक यू हिट माइक, जो कि हमेशा माइक को हिट करते रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने यहाँ पर आना मंजूर किया, हमसे बातें की, और आई एम श्योर जो हमें बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपना कीमती समय निकाल के, उन्हें बहुत मज़ा आया होगा। और बहुत सी बातें हमने हिट माइक की ज़िंदगी के बारे में जानी, वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उस स्ट्रगल के बारे में जाना, बाबा साहेब के बारे में जाना, वो जो रैप करते हैं उसका क्या मकसद है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की, और आगे भी उस मकसद को वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहनशीलता से और अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये मैसेज देना चाहते हैं जितने भी सामने युवा बैठे हैं कि जय भीम का सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और जो जय भीम या जो सच्चा अम्बेडकराइट है वो हिंसा में यकीन नहीं करता, बल्कि वो जो है करुणा में यकीन करता है, जो कि बुद्ध भी करुणा की बात करके गए हैं, कंपैशन की बात करके गए हैं, फ्रेटर्निटी की बात करके गए हैं, जो कि अम्बेडकर जो हैं, बाबा साहेब जो हैं, संविधान में जिसका जिक्र करते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो आई एम श्योर हम सब के सब इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को
और जो लिबर्टी को है उसको प्रमोट करेंगे और एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से सुनेंगे और एक दूसरे से असहमति होने पर भी जो है दुश्मनी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।